आज हम जिस कविता की बात करेंगे उसका नाम है दोपहरी। अब इसकी कुछ खास बातें हैं कविता की। वो समझने से ज्यादा महसूस करने वाली है, क्योंकि अगर उसके साथ आप अपने को जोड़ सकें, उस फीलिंग के साथ, उस अनुभूति के साथ, तो ये कविता अपने आप भीतर उतरती जाएगी। समझ का इसमें काम कम है, हृदय का ज्यादा है, क्योंकि दिल से समझने वाली कविता है ये, दिमाग से नहीं। और इसमें फीलिंग्स हैं, ऐसी फीलिंग्स जो शायद हम फील ना कर पाते हों, महसूस ना कर पाते हों। ऐसी अनुभूतियां हैं कि जो हमारे जीवन का अनुभव नहीं रही, उनसे गुजर कर ये कविता आगे चलती है। एक मौसम की बात कहती हुई बस, दोपहरी है कि गर्मी की दोपहरी कैसी होती है, और उस गर्मी की दोपहरी के माध्यम से ये कविता बहुत सारी गहरी बातें कहती हुई आगे चलती है। तो चलें, थोड़ी देर दोपहरी में इस कविता के साथ टहल कर आते हैं, मजा आएगा। कविता की शुरुआत होती है गर्मी की दोपहरी में। अब इन पंक्तियों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो दोपहरी है किस महीने की है। गर्मी की, बिल्कुल ठीक समझे। और गर्मी की दोपहरी आपको मालूम ही है कैसी होती है। बात दोपहरी की कर रही है यह कविता, सर्दी की दोपहरी नहीं बता रही, गर्मी की दोपहरी। ऐसी दोपहरी जो इंसान के होश उड़ा देती है। अब पूरा जो परिवेश है उसका वर्णन हो रहा है। तपे हुए नभ के नीचे। अब हर एक चीज की देखो, वो हर एक चीज का उसका अपना एक विशेषण है कि जो नभ है, जो आकाश है, वो कैसा है, वो भी तपा हुआ है। एक तो दोपहरी, और दोपहरी भी किसकी, गर्मी के मौसम की। और जो नभ है, जो आकाश है, वो बिल्कुल तपा हुआ है। तपना स्थिति समझ सकते हो? तो थोड़ा समझा देता हूं। घर में जब तवे पर माता जी रोटी बनाने लगे ना, तो तवा तप जाता है, तो उसके पास जरा उसकी ताप को महसूस करना, छूना मत उसे, नहीं तो जल जाओगे। तो वो जो तपा हुआ नभ होता है, बिल्कुल, जो हर चीज को झुलसाने को बेताब। अब सड़कें कैसी हैं? काली सड़कें तार कोल की अंगारे सी जली पड़ी हैं। अब देखो, जो कोयला होता है वो भी काला होता है, और वो कोयला जब जलता है तो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि उसकी कालिमा के भीतर से लालिमा फूट रही हो। तो सड़कों को उसके साथ उसका सामने बिठाया गया है कि काली सड़कें तार कोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। उपमा अलंकार है अंगारे सी। किसके समान थी? जैसे अंगारे हों। अंगीठी का जलता जो कोयला होता है ना, जो पूरा तप जाता है, उसे अंगारा कहते हैं, और उसकी तपिश बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो सड़कें हैं ये पूरी तरह से तप गई हैं। अब इन चीजों को कभी महसूस करके देखना हो, कभी करना, जब बहुत जुलाई के अंदर कभी बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो, सड़क पर कभी नंगे पैर खड़े होकर देखना, चीजों को एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। थोड़ी सी देर को भी पैर रखना, पूरी कविता अंदर तक उतरती चली जाएगी। हटा लेना फिर पैर। और क्या है? छाह जली जाती थी, छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। पेड़ों के सारे पत्ते झुलस गए थे। जब बहुत ज्यादा गर्मी किसी चीज पर पड़ती है तो वो चीज झुलसने लगती है। और पेड़ों के पत्तों की तो बड़ी क्षमता होती है सहने की धूप को, लेकिन वो पत्ते भी अगर झुलस रहे हैं तो इसका मतलब देखो क्या हाल होगा गर्मी का। और जो सबसे खास बात यहाँ बताई गई है कि छाह जली थी पेड़ों की भी। छाया कभी जलती है क्या? छाया कभी नहीं जलती। लेकिन जो चीज नहीं जलती वो भी जल गई है, तो सोचो कितनी गर्मी होगी। यहां पर एक दूसरा अर्थ भी इसका निकलता है कि जो पेड़ों की छाया जो शीतलता दिया करती थी कभी, वो भी जली हुई है। उस छाया से भी जो है ताप मिल रहा है, हीट मिल रही है। छाया तक भी जल जाए तब सोचिए मौसम का क्या हाल होगा। अब जिन पेड़ों के पत्ते झुलस गए थे उनकी बात थोड़ी सी
कविता ये आगे बढ़ाती है। क्या हुआ जब पेड़ों के पत्ते झुलस गए, झुलसने के बाद पत्ते फिर दोबारा से जीवंत नहीं होते, सरवाइव नहीं करते, फिर पनप नहीं पाते हैं। झुलसने के बाद फिर उनकी जो नियति, जो डेस्टिनी होती है, वो होता है गिर जाना। और जब सारे पत्ते झुलस गए तो एक एक करके गिर गए। अब बड़े बड़े पेड़ों के दीर्घकाय माने बड़ी काया जिनकी है, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े हैं। अब जो पेड़ हैं कंकालों से, यहां भी उपमा अलंकार है, जैसे स्केलेटन, कंकाल स्केलेटन, तो उन कंकालों जैसे ये दीर्घकाय पेड़ नंगे नंगे खड़े हैं। पेड़ों को नंगा क्यों कहा है कवि ने? क्योंकि पेड़ों के वस्त्र, पेड़ों की शोभा उसके पत्तों, उसके फूलों, उसके फलों से होती है। तो सारे पत्ते तो झड़ गए, गिर गए, तो अब वो कैसे खड़े हैं? जैसे कंकाल खड़े हो। बड़े डरावने लगते हैं ना कंकाल, ऐसे ही ये पेड़ भी डरावने लग रहे हैं। आपने देखा होगा जो डरावनी फिल्में होती हैं, हॉरर मूवीज, उसमें जो पेड़ दिखाते हैं कई बार वो बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं जिसपे एक भी पत्ता नहीं होता, ठूंठ, कंकाल जैसा, लाइक ए स्केलेटन, जिससे आदमी देख कर डरे। वही हाल इन पेड़ों का भी हो गया है। और कविता क्या कहती है ये, कि वो कैसे लग रहे थे वृक्ष, जैसे अकाल का कोई अवतार हो। अकाल का अवतार, ये अकाल में जैसे उतरे हो। काल कहते हैं भूखमरी को, जब बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, खाने को कुछ नहीं मिलता। आप देखिए कई बार जिन देशों में बहुत अकाल पड़ता है, वहां के बच्चे देखो, उनकी एक एक पसलियां, उनकी रिब्स दिखाई देती हैं, एक एक हड्डी दिखाई देती है, जैसे कंकाल हो। तो जैसे उन कंकालों के अवतार हो ये, ऐसे ये वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, सूख गए हैं पूरी तरह से। तो ये पूरी जो सारी की सारी स्थिति दिखाई इस कविता ने, ये स्थिति क्या है कि जो गर्मी का जो मौसम है और उसकी जो दोपहरी है, उसका जो पीक टाइम है, पीक आवर्स गर्मी के, उसका प्रभाव लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पर जो पड़ रहा है, सजीव और निर्जीव चीजों पर। अभी सिर्फ ये कविता वहीं पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। पहले दिखाया इसने कि सड़क कैसी है, पेड़ कैसे हो गए हैं, इनकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। यानी वो चीज जिनमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है, स्टेमिना होता है हीट को सहने का, गर्मी को सहने का, वो सब भी चीजें बेबस हो चुकी हैं। कोई भी सरवाइव नहीं कर पा रही, पनप नहीं पा रही। तो ये प्रभाव उन चीजों पर है जिनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। अब कविता वहां से टर्न लेती है, क्या दिखा रही है? एक अकेला तांगा था दूरी पर, दूर कहीं एक तांगा चलता हुआ दिखाई दे रहा था। तांगा घोड़ा गाड़ी को कहते हैं। आपने शायद अभी नहीं देखे होंगे इस समय तो, और शायद किसी ने देखे भी हों, क्योंकि पहले बहुत चलते थे। आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हम तो बचपन में तांगों पर ही जाया करते थे। घोड़ा गाड़ी होती है, बहुत मजा आता है बैठने में। कभी ढूंढना कोई तांगा मिले कहीं पर, कभी किसी पर्यटन स्थल पर जाओ, टूरिज्म वाली जगह, छोटे मोटे गांव होते हैं, खोजनी चाहिए ऐसी चीजें। तांगा ढूंढो, उसमें बैठो, सवारी करो, तो ये कविता फिर से याद आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। एक अकेला था तांगा दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक पे बल पर वो बढ़ता था। कोचवान माने जो तांगे को चलाता है, जो कार मोटरसाइकिल ये सब चलाते हैं, ट्रक वगैरह, उनको ड्राइवर कहते हैं। जो हवाई जहाज चलाता है उसको पायलट कहते हैं। और इसी तरह से जो तांगा चलाता है, बग्घी चलाता है, उसको कोचवान कहते हैं। देखा होगा ना आपने 26 जनवरी पर हमारे माननीय राष्ट्रपति जब बग्घी में आते हैं, घोड़े जुते होते हैं, तो उनको जो चला रहा होता है उसको कोचवान कहते हैं। सारथी भी कहते हैं, वो जो रथ चलाता है। भगवान कृष्ण बने थे ना अर्जुन के सारथी महाभारत के युद्ध में, वो रथ को चला रहे थे। तो यहाँ जो कोचवान है वो बैठा हुआ है, उसके हाथ में चाबुक है, हंटर, और वो हंटर से मारता है उस घोड़े को चलने के लिए, मजबूर करता है। गर्मी है, घोड़ा चलना नहीं चाहता,
उसका मन है आराम करने पर, और वो जो उसकी जो चाबुक है वो बल खाती हुई, बल खाना माने लहराना, जैसे सांप लहराता है, ऐसे लहराती हुई सर्प सरीखी, सर्प सरीखी सर्प के समान, यहां भी उपमा अलंकार है। तो वो सर्प सरीखी बल खाती घूम घूम के घोड़े की पीठ पर पड़ती है, और उस चाबुक के मार पर, उस हंटर की मार पर वो बेचारा मजबूर होकर आगे बढ़ता है। क्या करे, मार के आगे चलना पड़ रहा है उसको। और कहां पड़ती थी? बेदर्दी से। बेदर्दी माने दर्द ही नहीं होता था कोचवान को मारते समय। इस बेदर्दी शब्द पर भी बड़ा ध्यान देना कि इतना वो जालिम कोचवान है, निर्दयी है, कि उसको दया ही नहीं आ रही। वो देख ही नहीं रहा कि इतनी गर्मी पड़ रही है, और उस दुबला घोड़ा, घोड़ा भी कैसे दुबला, और उसकी पीठ कैसी हो गई है, गर्म, गर्म पीठ है। अरे भाई, जब कविता यहां कह रही है कि देखो सड़क भी अंगारे जैसी हो गई, पेड़ों के पत्ते झुलस गए, छाया जल गई, तो उस बेचारे दुर्बल घोड़े पर क्या बीत रही होगी, कैसी उसकी गर्म सी पीठ पर बेदर्दी से वो जो हंटर पड़ता होगा, तब कल्पना नहीं कर सकते तुम। बहुत मुश्किल है कल्पना करना, क्योंकि हंटर बहुत जोर से लगता है। आपको छोटी सी भी कोई चीज लग जाती है तो कितना चिल्लाते हैं आप सब, और हंटर बियॉन्ड इमेजिनेशन, नहीं कर सकते आप कल्पना। बहुत, जहां पड़ता है वहीं पर चमड़ी उधेड़ देता है और चीख निकल जाती है। और ऐसा हंटर वो उस घोड़े की पीठ पर पड़ रहा है। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर। मजबूरी में वो घोड़ा भागता है जलती हुई अंगीठी के ऊपर। सड़क थोड़ी ना है वो, तो अंगीठी बन चुकी है। अंगीठी जानते हो ना, किसमें कोयला डाल के खाना बनाया जाता है, जलता है, कोयले को जलाया जाता है, उसे अंगीठी। तो उस अंगीठी के ऊपर वो भाग रहा है घोड़ा। अब देखिए, अब एक अलग सिचुएशन और दिखा रहा है, अलग अलग चीजें दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा परिवेश निकल गया इसमें से। अब एक ग्रामीण यानी गांव वाला। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांव की आत्मा। अब दिखा रहा है कि एक जो गांव वाला है, जा रहा है बेचारा, कंधे पर लाठी रखी हुई है और उस लाठी से गठरी को बांधा हुआ है। ये इस पुराने जमाने का ये स्टाइल था, चलने का तरीका, एक शैली। थैली, ब्रीफकेस, ये सब इतने सारे नहीं होते थे। गरीब व्यक्ति होता था गांव वाला, जिंदगी बहुत ज्यादा गरीबी में थी, और उस गरीबी में वो क्या करता था, गठरी लिए, गठरी को कहाँ रखे, तो ये थोड़ा सा एक फिजिक्स का लॉ अपनाता था वो, कि गठरी को बांधा डंडे के किनारे पर और उसको कंधे पे लटका दिया। जैसे आप लोग स्कूल बैग बांधते हैं ना, वो तो उधर लटका लेते हैं, तो उसी स्टाइल में ये पुराना एडिशन है तुम्हारे स्कूल बैग का, कि लाठी के ऊपर किनारे पे गठरी बांधी। उससे बहुत सुविधा रहती है चलने में, परेशानी कम होती है, उसका भार कम महसूस होता है। और वो गठरी उसकी कैसी है, सुख दुख की, यानी उसके जीवन की, गांव के जीवन के जितने ज्यादा सुख हैं। अब ये देखो यहां पर बड़ी बात, उसने सुख दुख की गठरी उसे क्यों कहा है? गठरी ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है, और गांव वाले आदमी की जिंदगी भी बड़ी छोटी सी। उसके छोटे से सुख हैं, छोटे से दुख हैं, क्योंकि जरूरतें बहुत कम हैं, ज्यादा जरूरतें नहीं है उसकी, कम से कम में वो गुजारा करता है। सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी। अब वो जो उसकी पीठ पर है, चाहे छोटे सुख दुख हैं, लेकिन उसको बड़े भारी महसूस हो रहे हैं। भारी इसलिए होते हैं क्योंकि जब किसी चीज से लड़ने की शक्ति ना हो तो वो चीज बहुत कष्ट देती है, बहुत ज्यादा कष्ट देती है। अगर हमारे पास उससे लड़ने की क्षमता है तो फिर वो उतना कष्ट नहीं देती। अब यहां पर क्या है, उसको भरी दोपहरी में निकलना पड़ रहा है,
ये सबसे बड़ा उसके जीवन का कष्ट है। हम और आप जिस माहौल में जीते हैं वहां पर हमें जरा सी गर्मी लगती है, हम एयर कंडीशन चलाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, हमारी कोई मजबूरी नहीं होती। और बाहर जाना भी है तो हमारे पास सब सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन कार है, हर चीज है। जहां जाएंगे जिससे मिलने उसकी जगह भी एयर कंडीशन है, सब कुछ है। तो हमारी कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती। लेकिन इसके सुख दुख की जो गठरी है उसमें इसकी मजबूरी है निकलना। जूते फटे हुए, अब थोड़ा सा सोचो जरा, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके जूते अगर जरा से फट जाते हैं, जरा से भी, तो माता पिता से जिद कर करके पीछे पड़ पड़ के उसी दिन आप नया जूता ले आते हैं। उसी दिन कहते हैं ना कि ये तो मेरा जूता फट गया, मैं इसे पहनकर स्कूल जाऊंगा क्या? बच्चे क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे, तो दुनिया क्या कहेगी, यही सोच सोचकर आप उस जूते को बदलवा लेते हैं। अभी तो मैंने कहा है जूता फटा हुआ है, अब दूसरी बात भी कह रहा हूं कि जूता जरा सा पुराना हो जाए, जरा सा, तो आप कहते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं नया जूता दिलवाओ, और माता पिता को दिलवाना पड़ता है। और ये ग्रामीण ये फटे हुए जूते ही पहनकर जा रहा है, जिसमें से झांक रही थी गांव की आत्मा। अब वो फटे जूते में से उसका पैर ही तो बाहर झांकेगा, लेकिन वो कह रहा है वो उसका पैर नहीं है, पैर यहां पर साइलेंट है, पैर कहीं बताया नहीं है इसने, लेकिन उस फटे हुए जूते के अंदर से उस गांव की आत्मा झांक रही थी। अब गांव की आत्मा जो है ना, इसको थोड़ा रेखांकित करो, इस शब्द को अंडरलाइन करो। क्यों कहा है ऐसा इस कविता ने कि वो गांव की आत्मा झांक रही थी वहां से? क्योंकि इतना तो आप अपने इस जीवन में भी जान गए होंगे कि गांव का जीवन गरीबी का जीवन होता है, और वो गरीबी ही झांक रही थी उसके अंदर से। उन जूतों में से कुछ और नहीं झांक रहा था, गरीबी झांक रही थी, और उस गरीबी के अंदर भी वो संतुष्ट है। देखो गांव की आत्मा क्या है, दुखों में, अभावों में, कष्टों में, उन सब के बीच भी संतुष्ट रहती है। संतोष उसके पास रहता है, संतोष का धन, और उन सब के बीच भी जो है ना, वो अपना काम निरंतर करता रहता है। ग्रामीण जिंदा रहने के कठिन जतन में, कैसे जतन में, जतन माने प्रयत्न, मेहनत, प्रयास, कोशिश। किस चीज की कोशिश? जिंदा रहने की। उसके जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता, आगे चल रहा है, वो किसी काम से निकला होगा, उसको काम करना है। तो ये जितने भी ग्रामीण अंचल के लोग हैं सारे, भरी दोपहरी के अंदर जितनी भी लू चल रही हो, उन सब के बीच भी वो आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए। किसान खेती करेगा तो ही तो खाएगा और हमें भी खिलाएगा, लेकिन खेती ऐसे थोड़ी ना होती है कि एयर कंडीशन कमरों में बैठ के खेती की जाए। हर विपरीत परिस्थिति में, बुरे हालातों के अंदर, मौसम के कैसे भी हैं, उनके बीच रहकर उसे खेती करनी पड़ती है, और उसके बीच रहकर ही उसे कहीं आना जाना पड़ता है। अब यहाँ एक बड़ी बात देखना, इस पूरे प्रसंग के अंदर जो मैं तुम सबका ध्यान खींचना चाहूंगा इस ओर, कि कविता ने ये नहीं कहा कि वो जो किसान है, वो जो ग्रामीण है, वो तांगे में बैठ के जा रहा है, या मोटर कार में बैठ के जा रहा है, या साइकिल में बैठकर जा रहा है। नहीं, पैदल जा रहा है। इसका मतलब कि गांव की जो आत्मा है वो कितनी बेबस है कि पैदल चलने को मजबूर है। इन सब चीजों पर ये सारी चीजें फोकस कर रही है ये कविता दिखाने के लिए। अब थोड़ी सी बात पक्षियों की भी आ गई आगे चलकर। अभी तो बताया था अब तक इस कविता ने सड़कों पर क्या असर हुआ, पेड़ों पर क्या असर हुआ, घोड़े पर क्या असर है, और उस घोड़े का जो कोचवान है वो कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये सारी चीजें बताई। फिर ग्रामीण के बारे में बताया, वो किस मजबूरी में जा रहा है। अब ये कविता थोड़ी बात पक्षियों की भी करती है, और पक्षियों की बात करने के लिए चिड़िया को ही हम अक्सर लेते हैं, क्योंकि चिड़िया सबसे अधिक
प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती है हमें पक्षी जगत का। चहचहाट भी उसकी प्यारी होती है, छोटी सी होती है, मोहक, सबको आकर्षित करती है। तो अब कविता में चिड़िया को लेकर बात की जा रही है। चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती फिरती थी। कैसे? दो चार चोंच खोल। गर्मी में अगर आप कभी पक्षियों को देखें तो वो अपने मुंह खुले रखते हैं, चोंच, क्योंकि उसी के माध्यम से वो उस गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, मुंह से भी सांस लेते हैं वो। देखना कभी अगर मौका मिले तो पक्षियों को, चिड़ियों को कभी अध्ययन करना, स्टडी करना उनकी बर्ड्स की। तो जब बहुत गर्मी पड़ती है, आपने चिड़िया को छोड़ो, कुत्ते को देखा ना कहीं पर बैठा होता है, गर्मी का मौसम है और गीली जगह कहीं पर बैठा है, गीली जगह, और मुंह खोला होता है, जीभ बाहर निकली होती है और हाफ हाफ कर सांस ले रहा होता है। बिल्कुल ऐसी ही चिड़िया करती है। तो चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। कहाँ छिपती थी? छाया में, कोई ठंडक मिल जाए। इधर उधर उड़ रही है, बेचैन है गर्मी से बचने को। खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। किससे बचने के लिए? वो जो खुला आंगन है उसमें जो कड़ी धूप फैल गई है, जो सहन नहीं हो सकती, उससे बचने के लिए अपनी चोंच खोलकर छिपती फिर रही है कि कहीं जगह मिल जाए मुझे। अब ये हो गई बात पक्षियों की। अब आते हैं ऐसी बात पर जिसे आप लोग समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, अपने से कोरिलेट कर सकेंगे, क्योंकि ये बड़े घरों की बात है। हम सब बड़े घरों में ही तो रहते हैं, हम सब बड़े आदमी हैं भाई, हम छोटे आदमी नहीं है, ये बात समझना। भगवान ने हमें जिस हालत में रखा हुआ है ना, हम बड़े आदमियों की हालत में रह रहे हैं, ये बात अच्छे से समझ लो। इस कविता से तो समझ में आ गई होगी काफी बात। इस आखिरी एपिसोड में जो पंक्तियां, इससे और समझ में आ जाएगी। भगवान ने बहुत बड़े घरों में रखा हुआ है, में बहुत बड़े हालातों में, बहुत ऊंचे स्टेटस में रखा हुआ है, और वो समझ जाओगे। थोड़ा सा ध्यान दे उधर। बड़े घरों के श्वान पालतू। श्वान माने कुत्ता, संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द। जो पालतू कुत्ते हैं बड़े बड़े घरों में, बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। अब सीधी सी बात कह रहा है कि जो अमीर घरों के कुत्ते हैं वो बाथरूम के अंदर ठंडक होती है, वहां जाके बैठ जाते हैं। अब यहां जो सबसे बड़ी विशेषता इस कविता में उभर कर आ रही है वो देखना। यहां उसने ये नहीं कहा कविता की पंक्तियों ने कि नए आंख मूंद कर, वो कह रहे नैन मूंद कर। नैन जरा थोड़े महान व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द नैन, सामान्य व्यक्ति के लिए, निचले स्तर के लिए नैन शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो इतना स्टेटस इन कुत्तों का ऊपर दिखाया है अमीर घरों के कि उसके लिए कहा गया कि नैन मूंद कर बड़े आराम से, मजे से, बेफिक्री के साथ, कोई चिंता नहीं, ऐश के साथ। जैसे आपको होता है ना कि एक हल्का सा कोई सिप लेते हैं किसी कोल्ड ड्रिंक का और मजा आ जाता है आपको, ऐसे ये कुत्ते जो है बाथरूम की हल्की सी ठंडक के अंदर बैठे हैं, नैन मूंद कर लेट गए हैं। अब देखो, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उधर वो भी पालतू है, कौन? घोड़ा, और उसकी पीठ के ऊपर उसका कोचवान चाबुक मार रहा है, हंटर मार रहा है। यानी कितना जालिम है उसका मालिक। और इन अमीर घरों के मालिक कितने दयालु हैं अपने पालतू जानवरों के प्रति, अपने पेट्स के लिए। कितनी सॉफ्टनेस है उनके मन में कि उनको बाथरूम में लेटने की इजाजत दी हुई है कि आराम से लेट बेटा, मजे कर। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक। हालात ऐसे हैं, सांझ माने संध्या, शाम समय तक कोई बाहर नहीं निकलता। शाम को कब निकलते हैं? थोड़ी ठंडक हो जाती है माहौल में। आपने देखा होगा कि जितने बाजार हैं गर्मियों में वो शाम को भर जाते हैं, वहां पर खूब चहल पहल हो जाती है। दोपहर में सब सूने पड़े रहते हैं, दुकानदार सोए रहते हैं, कोई आता ही नहीं, कौन निकलेगा घर से बाहर।
क्यों नहीं निकलेगा? थप्पड़ खाने गर्म हवा के। कौन निकलेगा दोपहर को? दोपहर को निकलेगा गर्म हवा थप्पड़ मारेगी कस के। अब देखो यहां पर मानवीकरण अलंकार है। हवा कभी थप्पड़ नहीं मारती, लेकिन एक शब्द है उसको थप्पड़ के साथ जोड़ लेना भी, हवा के थपेड़े। थपेड़े कहते हैं स्टॉक्स। बहुत ज्यादा हवा जब चलती है तो उसके जो धक्के लगते हैं, उनके धक्कों को थपेड़ा कहा गया है। और वो जब गालों से टकराते हैं तो सच में ऐसा लगता है जैसे थप्पड़ पड़ रहा हो। तो ये कह रहा है कि गर्म हवा जैसे मुंह पर थप्पड़ मारे, तो कौन बाहर निकलेगा गर्म हवा का थप्पड़ खाने? इसलिए सब घर में मजे से बैठे रहते हैं। और वो अभी जो ऊपर बताए थे, कुत्ता जी महाराज, श्वान, मिस्टर डॉग, वो तो बड़े मजे करते हैं बैठे हुए। तो यानी एक कुदरत की यहां बात निकलकर सामने आती है कि कुदरत के अंदर कैसा है कि कोई कोड़े खा रहा है, हंटर खा रहा है, और कोई मजे से जानवर ठंडक में बैठा है घर के अंदर। तो ये अंतर जो दोनों का है, ये जो भगवान की लीला है वो भी यहां पर दिखाई दे रही है। अब कहता है, संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे रंग की चादर, गहरे सूने रंग की चादर। संध्या को चहल पहल थी, शाम को भी थोड़ी चहल पहल हो जाती है फिर, लेकिन वो भी कैसी चादर ओढ़े होती है? गहरे सूने रंग की। गहरे सूने रंग का मतलब होता है कि इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती गर्मियों के दिनों में, जब बहुत गर्मी, गर्मी की जिस हालत का वर्णन यहाँ इस कविता में किया गया है, उस गर्मी के मौसम में गहरे सूने रंग की चादर, गर्मी के मौसम में ये इस बात को रेखांकित कर रहा है कि जब ऐसी गर्मी का मौसम होता है तो उसमें जो शाम होती है, संध्या होती है, वो भी सूनी सूनी होती है, चहल पहल वाले नहीं होती। जैसे सर्दियों की होती है विंटर में तो कार्निवाल ही हो जाता है। शाम होते ही सब लोग घरों से बाहर निकलते हैं, दिन में भी निकले होते हैं, शाम तो और ज्यादा निकलते हैं। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता। गर्मियों की जो शामें हैं वो भी बहुत सूनी, सूनी का मतलब आदमी नहीं होते, कम होते हैं। तो अब ये पूरी कविता जो है वो कितने कितने ज्यादा स्टेप्स में अपनी बात को कह रही है। अनेक चरणों में जाकर इसने अनेक स्थितियों को दिखाया और उसका चित्रण किया, और इनसे आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि किस किस तरह से गर्मी का मौसम किन किन लोगों पर क्या क्या प्रभाव डालता है। और अब कोशिश करना कि जितनी कविता अभी पढ़ी है, समझी है, सीखी है, कभी मौका लगे तो इसमें आई चीजों को थोड़ा सा अनुभव करना, एक्सपीरियंस करने की कोशिश करना। जैसे तांगे में बैठना और सड़क के ऊपर तपती हुई अंगारे जैसे सड़क पर कभी थोड़ा पैर रख लेना। थोड़ी देर, ज्यादा देर मत रखना, मेरे कहने के बाद भी नहीं रख पाओगे, अपने आप हटा लोगे, जलेगा ना। तो ये महसूस करने के लिए कि गरीब, और कभी जूता भी फट जाए तो फटे जूते के साथ भी रह के देखो। ये सब क्यों पढ़ाई जाती हैं कविताएं, ये सब चीजें? इसलिए कि थोड़ा बहुत हम उन हालातों को भी जीने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत। तो उनको जीने से क्या होता है, हम जिंदगी को थोड़ा गहराई से समझना शुरू करते हैं। तो अब काफी दोपहर हो गई, अब हम विश्राम करते हैं। नमस्कार।